हेलो स्टूडेंट्स, मैं काजल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्टूडेंट जंक्शन में। और बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होगे और मज़े में होगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने अपना चैप्टर 7 का केस स्टडी सीरीज़ कंप्लीट कर लिया है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है कंट्रोलिंग। तो आपने एक चीज़ नोटिस की, कैसे हम चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक आ गए। इससे आप ये देख सकते हैं कि कितना इजी है केस स्टडी सॉल्व करना। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं, तो डोंट वरी, आप भी बस प्रैक्टिस करते रहो बच्चों। जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप कॉन्सेप्ट को इजीली रिलेट कर पाएंगे और आपके सॉल्यूशन आप निकाल पाएंगे। तो चलिए फिर बिना डिले किए हुए आज अपना नया चैप्टर जो है कंट्रोलिंग, उसकी केस स्टडी सीरीज स्टार्ट करते हैं। ये आ गया बच्चों आपके सामने इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करें। हम क्या करेंगे बच्चों, हमेशा जैसा हम करते हैं ये पढ़ेंगे पहले, उसके बाद हम केस स्टडी पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग परफॉर्म बाय गगन एंड हिज टीम। मतलब कोई गगन है यहाँ और उसकी टीम है, उनके थ्रू कौन सा फंक्शन मैनेजमेंट का परफॉर्म किया गया है। 5 फंक्शन है आपके, उसमें से कोई एक फंक्शन है जिसको हमें पता करना है। ठीक है। वॉट इज़ 20 इन द अबव केस। किसी 20 की बात की गई है तो आपको बताना है ये जो केस स्टडी दी गई है इसमें 20 का क्या मतलब है। ठीक है। थर्ड, एट विच स्टेज ऑफ मैनेजमेंट डू यू थिंक द टारगेट वॉज सेट। इसमें ये बोलते हैं जो मैनेजमेंट होता है उसकी कौन सी ऐसी स्टेज होती है जिसमें हम टारगेट को सेट करते हैं और उसकी क्या ज़रूरत है, अगर उस स्टेज की क्या इंपॉर्टेंस है। ऐसी कौन सी स्टेज है पहली जिस पर हम टारगेट सेट करते हैं, उसे बताइए और उसका नाम देने के बाद उसकी सिग्निफिकेंस बताइए कि वो क्यों ज़रूरी है। तो चलिए, हमने पढ़ लिया अपना बच्चों। गगन इज़ ट्राइंग टू अप्लाई अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है भाई, एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जिसको वो अपने डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाह रहे हैं। फर्स्ट, ही लेट्स हिज टीम परफॉर्म अकॉर्डिंग टू दियर बेस्ट पोटेंशियल। एक बात है कि जो ये क्या करते हैं, जो गगन है वो अपनी टीम को परफॉर्म करने देते हैं उनके बेस्ट पोटेंशियल से। ये कहते हैं जितनी आपकी क्षमता है, बेस्ट टू बेस्ट जितना आप कर सकते हैं उतना आप खुद से कीजिए। ठीक है। देन इन अ मीटिंग ही कॉल्स ऑडी एंड आस्क हिज टीम। मीटिंग में जब वो ऑडी को बुलाते हैं तो वो अपनी टीम से बोलते हैं चेक करने के लिए कि आखिर उन्होंने क्या परफॉर्म किया है। पहले क्या हुआ, गगन थे वो बहुत ही अच्छे मतलब मैनेजमेंट के फंक्शन को अप्लाई कर रहे थे और ये भी बोल रहे थे कि टीम अपने बेस्ट पोटेंशियल के साथ परफॉर्म करे। जब मीटिंग हुई, टीम को बुलाया गया, उनसे बोला गया कि क्या उन्होंने परफॉर्म किया है ये चेक करके बताए। मतलब जो परफॉर्मेंस हो चुकी है उसके बाद कितनी हुई, कैसे हुई, क्या हुई, आप मतलब एक तरीके से एवेल्यूएशन कर रहे हैं। यहाँ यही तो चीज़ नज़र आई है कि आप टीम से ये बोल रहे हैं कि आप एवेल्यूएट करके बताइए कि आपने कैसा परफॉर्म किया और कितना परफॉर्म किया। ठीक है। वन डे इट वॉज फाउंड दैट, एक दिन ये पता चला कि जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस हुए थे, जितना प्रोडक्शन उस टीम के थ्रू किया गया, वो 20 लेस देन थे जितना टारगेट सेट किया गया। मतलब जो भी टारगेट होगा, मान लीजिए 100 टारगेट था, उससे 20 कम मतलब 80, और आपने एक्सपेक्ट कितने किए 100। जब आपने एक्सपेक्ट किए, अज्यूम कर रहे हैं हम 100 और एक्चुअल कितने हुए, अगर 20 कम है तो 80। इसका मतलब दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 20 का। मतलब 20 जो यहाँ बात की जा रही है वो एक तरीके से हम किसकी बात कर रहे हैं, डिफरेंस की, जो एक एक्चुअल और एक्सपेक्टेड वैल्यू के बीच में है। ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड दैट नो वर्कर विल गो होम अनलेस एंड अनटिल दिस गैप ऑफ 20 यूनिट इज ओवरकम। मतलब ये डिसाइड किया गया कि भाई जो 20 का गैप आया है ना, जब तक कोई भी वर्कर घर नहीं जा सकता जब तक कि इस 20 यूनिट को आप प्रोड्यूस नहीं कर देते, उस डेविएशन को, उस डिफरेंस को ख़त्म नहीं कर देते, जब तक आप नहीं जाओगे। तो यहाँ बच्चों जो आप देखेंगे परफॉर्मेंस का एवेल्यूएशन करना, देन ये पता करना कि 20 का डिफरेंस है बिटवीन द एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो हम क्या बोलते थे, किसमें हम कंपैरिजन करते थे, परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करना, चेक करना, कंपैरिजन करना, ये सारी चीज़ें किस फंक्शन में करते थे, ये बच्चों हम करते थे कंट्रोलिंग में। ये चेक करने के लिए कि भाई हमारा काम हमारे अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया उस अकॉर्डिंग है या नहीं। तो यहाँ इसका आंसर अगर हम बोलेंगे कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, तो वो है आपका कंट्रोलिंग। ठीक है। और दूसरी चीज़ 20 क्या है, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड वैल्यू का डिफरेंस। और जब इस डिफरेंस को क्या बोलते थे, डेविएशन। दोनों के बीच में जो डिफरेंशिएट वैल्यू है वो आपकी 20 है और इसको हम बोलेंगे डेविएशन। इजी।
2 क्वेश्चंस के आंसर आ गए। थर्ड क्या है, एट विच स्टेज, किस स्टेज से भाई टारगेट स्टार्ट करते हैं हम। टारगेट जो हम सेट करते हैं ये किस स्टेज पर करते हैं मैनेजमेंट की, बताओ। ऑर्गेनाइजिंग पर करते हैं, प्लानिंग पर करते हैं, स्टाफिंग पर करते हैं, डायरेक्टिंग पर करते हैं, कंट्रोलिंग पर करते हैं। सबसे पहले हम चीज़ों को प्लान करते हैं, अपना गोल सेट करते हैं। तो गोल सेट कर रहे हैं प्लानिंग स्टेज पर। तो यहाँ बच्चों जो स्टेज पूछ रहे हैं वो है प्लानिंग, और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है भाई, क्योंकि प्लानिंग से ही हम गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या टारगेट, मतलब क्या काम करना है, व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन, ये जब डिसाइड करते हैं प्लानिंग में सबसे पहले हम टारगेट सेट करते हैं। तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेज है, जिसके बाद ही सारे फंक्शंस और सारी एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन बिठाया जा सकता है। तो ये हो गई इसकी सिग्निफिकेंस, और ये हो गया आपके केस स्टडी का सॉल्यूशन। अब आ गए हम सेकंड क्वेश्चन पर। समझ में आ गया बच्चों, बहुत ईजी है, धीरे धीरे आप समझ जाओगे। देखो सेकंड, इन द अबव केस विच इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, यहाँ इन्होंने बोल दिया भाई कंट्रोलिंग की बात हो रही है, लेकिन किसकी, इंपॉर्टेंस की। तो ये ऊपर जो केस स्टडी दी गई है इसमें कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है, जिसको सौरभ के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है। सौरभ कोई होगा तो उसके थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया कंट्रोलिंग की एक इंपॉर्टेंस को, जो आप बताओगे। फोकस किस पर है, इस पर। नेक्स्ट, वन मोर इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग अदर देन द अबव हाईलाइटेड, मतलब जो ऊपर हाईलाइट की गई है वो तो आपको बतानी है, उसके अलावा एक और बता देना, वो चाहे इसमें मेंशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है, मतलब एक और, वन मोर इम्पोर्टेंस। थर्ड वन, कैन यू सजेस्ट वन मोर वे वाई विच सौरभ कुड हैव इम्प्लीमेंटेड कंट्रोलिंग। इसमें ये बोल रहे हैं कि क्या आप कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं सौरभ को जिससे वो इम्प्लीमेंट करके कंट्रोल कर सके। तो ये तरीका भी आपको जब ही पता चलेगा जब आप इसको रीड कर लेंगे। तो ठीक है, पहले हमें इंपॉर्टेंस बतानी है, दूसरी हमें बताना है एक तरीका। तो चलिए बस क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करें। सौरभ इज़ वर्किंग इन एन MNCs, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है। He has created an atmosphere of proper controlling in his department। भाई इसमें ये तो दिख रहा है कि उसने एक एटमोसफेयर क्रिएट कर दिया है, मतलब उसने कंट्रोलिंग अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इम्प्लीमेंट कर दिया है। ओके, इन ऑर्डर टू डू सो ही कीप हिमसेल्फ अवेयर, ऐसा करने के लिए कि भाई कंट्रोलिंग प्रॉपर तरीके से हो, वो क्या करता है, खुद को बहुत अवेयर रखता है, जागरूक रहता है कि क्या हो रहा है, कोई डिसऑनेस्ट बिहेवियर तो नहीं कर रहा, कोई बेईमानी कर रहा हो या कोई स्टर्न, मतलब इस तरीके से होता है तो एक्शन इमीडिएटली लेता है। मतलब इसमें ये देखता रहता है कि वो कंट्रोलिंग उसने इम्प्लीमेंट कर रखा है कि हर चीज़ की जांच करना, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, मॉनिटरिंग करना, चीज़ों को ऑब्जर्व करना, ये वो करता रहता है। उसी के लिए बोल रहे हैं ऐसा प्रॉपर तरीके से हो सके, इसीलिए वो खुद को बहुत अवेयर रखता है। वो तो आपको रखना पड़ेगा, अवेयर रखने के साथ साथ कि कहीं कोई डिसऑनेस्ट बिहेवियर तो नहीं कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट इमीडिएटली एक्शन लिया जाता है। मतलब आप प्रॉपर, अगर किसी ने कुछ भी गलत किया तो आप प्रॉपर इमीडिएटली एक्शन लोगे, तो भाई सामने वाले के मन में कहीं ना कहीं से डर आ जाता है कि अगर कुछ भी हुआ तो भाई वार्निंग नहीं देंगे, डायरेक्टली एक्शन लेंगे। इसका मतलब प्रॉपर एक तरीके से सिस्टम फॉलो हो रहा है, ठीक है। रिसेंटली उन्होंने CCTV कैमराज भी इंस्टॉल कर दिए हैं कि अगर एम्प्लॉयज़ पर नज़र रखने के लिए। ये चीज़ें दर्शाती हैं कि भाई कंट्रोलिंग का आप जो इम्पोर्टेंस फील कर रहे हैं, इम्पोर्टेंस जो यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो है बच्चों क्या, प्रॉपर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ कंट्रोलिंग इंश्योर कर रही है, इस तरीके का कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट है जहाँ प्रॉपर चीज़ों का ऑर्डर है एंड क्या है भाई, डिसिप्लिन, मतलब प्रॉपर डिसिप्लिन यहाँ फॉलो हो रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि एक और इम्पोर्टेंस है जो आपको बतानी है, जो ज़रूरी नहीं है कि इसमें हाईलाइटेड हो, तो आप बता सकते हैं कंट्रोलिंग हेल्प करती है ऑप्टिमाइज करने में, मतलब रिसोर्सेज का यूज़, मतलब एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, इस पर जो कंट्रोलिंग है वो फोकस करती है। तो सेकंड ये हो गई। अब आपको बताना है कि जो भाई सौरभ है जो काम कर रहा है, इतनी अच्छी तरीके से कंट्रोलिंग को इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो एक तरीका और बता दीजिए जिससे वो और अच्छी तरीके से इसको कर सके। तो एक तरीका ये हो सकता है बच्चों, जो यहाँ परफॉर्मेंस की बात आए तो आप एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए बैलेंस स्कोर कार्ड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप उसे ले आएंगे तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करना आसान हो जाएगा। तो अगर एक नई चीज़, एक नया तरीका आप ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें दिख रही हैं कि आप डिसिप्लिन रख रहे हो, सब रख रहे हो, लेकिन परफॉर्मेंस पे फोकस नहीं कर रहे हो, तो परफॉर्मेंस को देखने के लिए बैलेंस स्कोर कार्ड को आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि आप इजीली परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट कर पाएँ। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्या बोल रहे हैं भाई,
इनका क्वेश्चन है बच्चों नेक्स्ट पेज पर, ये देख लो। Which benefit और controlling have been highlighted in the above case? पहला चीज़ क्या है भाई, अभी हमने इंपॉर्टेंस की बात की, फीचर्स की बात की, लेकिन अब आ गए बेनिफिट्स। तो ये जो केस स्टडी है जो आपका प्रीवियस स्लाइड पर दिया हुआ है उसमें कंट्रोलिंग के कुछ बेनिफिट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको ये बताने हैं। पहली चीज़ बेनिफिट। सेकंड, नेम वन डिपार्टमेंट, एक ऐसे डिपार्टमेंट का नाम दो जहाँ कंट्रोलिंग को अप्लाई होनी चाहिए। और एक डिपार्टमेंट का नाम बताना है जहाँ क्या करना है, कंट्रोलिंग को अप्लाई करना है, वो भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ। वो भी कौन से डिपार्टमेंट के साथ? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, ताकि प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल हो पाए मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का। मतलब ये है एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट तो ऑलरेडी है, अब उसके साथ ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट को मर्ज कर दें, उसको जोड़ दें, वो भी उसमें कंट्रोलिंग के साथ, जिसमें आपस में मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट और जो दूसरा डिपार्टमेंट आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना सकें और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकें। तो मैन्युफैक्चरिंग के साथ कौन सा होना चाहिए ये बताओ, ताकि बेटर क्वालिटी मेंटेन हो, ये बताना है। तो चलिए अब चलते हैं केस स्टडी पर। दो चीज़ें बतानी, एक डिपार्टमेंट का नाम और दूसरी चीज़ बेनिफिट। चलो केस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सविता हैज़ बीन असाइन द जॉब ऑफ क्वांटिटी कंट्रोलर। सविता को जॉब दी गई है, वो क्या काम करती हैं? क्वांटिटी कंट्रोलर हैं। क्वांटिटी को चेक करना, भाई कितनी हुई, क्या हुई, कैसे है क्वालिटी वगैरह, ये सब चीज़ें चेक करना। वो ये जानती हैं कि बहुत ही ज़्यादा टफ जॉब है, लेकिन वो इसकी इंपॉर्टेंस भी जानते हैं कि भाई बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है। उनका जो डेली रूटीन है वो ये है कि वो अलार्म सेंड करती हैं टू दी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को। मतलब उनका काम क्या है भाई, क्वांटिटी चेक करना है, कितनी बनी कितनी नहीं बनी। तो अगर ज़्यादा बन जाएगी तो दिक्कत है, तो भाई उनका ये काम है, अगर माइनस में जा रही है या अबव जा रही है, दोनों ही केस में वो अलार्म भेजती हैं मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को। अगर कोई भी डेविएशन होता है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूसन, मतलब जो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, अगर आपसे बोला गया है 100 डेली के करने हैं, 100 पर डे करने का, तो हो सकता है 120 हो जाए, तब भी आप अलार्म भेजेंगे। हो जाए तो और अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको एक एज अ वार्निंग देना पड़ता है कि इतना हो गया है। 80 हो रहे हैं तो भाई 80, आपने बोला कि अब वर्किंग आवर्स खत्म हो गए तब 80 हैं, तो भाई 20 क्यों नहीं हुए बाकी, इनके लिए भी। तो इस तरीके से उनका ये काम है क्वांटिटी चेक करने का। ये चीज़ें क्या करती हैं, बहुत ही हेल्प कर रही हैं पूरे डिपार्टमेंट की, ताकि वो फोकस कर सके अपने प्लान पर। हाउएवर एक दिन क्या हुआ, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जो नंबर ऑफ यूनिट विच आर टू बी प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस होने थे वो थे 500, ठीक है। अब उन्होंने ये टारगेट दे दिया पर डे भाई 500 करना है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हाई था। जो ये टारगेट सेट किया गया 500 यूनिट का, मतलब एक स्टैंडर्ड सेट किया गया, और वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा हाई लग रहा है वो स्टैंडर्ड, और क्रिएट कर रहा है चेयर्स एट दी शॉप फ्लोर। शॉप फ्लोर पर कौन होते हैं भाई, वर्कर काम करते हैं। तो शी डिस्कस इट विद द मैनेजमेंट। तब उन्होंने ये डिस्कस किया कि भाई मैनेजमेंट के साथ कि ये स्टैंडर्ड थोड़ा कम ठीक लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो पहली चीज़ आपने यहाँ देखी बच्चों कि इनका ये काम है कि अलार्म भेजने का, डेविएशन चेक करने का, एक चीज़, ताकि क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कम या ज़्यादा ना हो पाए, इसीलिए कोई भी डेविएशन होने पर आप उन्हें एज अ वार्निंग सिग्नल देती हैं। तो इससे क्या है, ये क्यों, क्योंकि टारगेट अचीव हो पाए। तो पहली चीज़ तो इन्होंने टारगेट पर फोकस किया। दूसरी चीज़ तो नज़र आई कि ये क्या कह रही हैं कि भाई जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, इसीलिए उन्होंने अपने मैनेजमेंट से बात की कि टारगेट को 450 तक कर दीजिए, तब तो ये अचीव किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ आपने क्या बात की कि स्टैंडर्ड थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं है, तो स्टैंडर्ड की बात हुई। आगे अब इससे क्या हुआ, जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट था तो उन्हें काफ़ी मदद मिली मेंटेन करने में क्वालिटी ऑफ वर्क को। वरना क्या भाई, आप क्वांटिटी पर फोकस करने को कह रहे हो वो तो कर देंगे, लेकिन क्वालिटी से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो ये क्वालिटी को बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए और क्वांटिटी को एज अ स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए वो ये सारी चीज़ें हो पाई जब स्टैंडर्ड को 450 तक ले आए। मतलब यहाँ अभी तक किसकी बात हुई, स्टैंडर्ड की। आगे देयर आर 10 वर्कर्स। अब आपने देख लिए जो उनके यहाँ काम कर रहे हैं ना, टोटल 10 वर्कर्स हैं, जहाँ सविता इंस्पेक्शन करती है, उनका तो काम ही ये है। उन्होंने क्या किया, पूरा जो टास्क था 450 यूनिट को प्रोड्यूस करने का, उसे डिवाइड कर दिया 45 यूनिट फॉर ईच वर्कर। जब 450 यूनिट आपको डेली बनानी है और 10 वर्कर आपके यहाँ काम करते हैं, तो पर वर्कर कितनी यूनिट होनी चाहिए, 45। तो उन्होंने यही किया, डिवाइड कर दिया कि भाई हर वर्कर 45 यूनिट बना ले, और इस तरीके से आपको 450 टोटल बनाने हैं। सो दैट एंड ऑफ द डे टारगेट ऑफ द डिपार्टमेंट इज कंप्लीटेड।
उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो टारगेट था उसे कंप्लीट कर लिया गया, क्योंकि आपने पर वर्कर टारगेट दे दिया कि 45 यूनिट आपको बनाने हैं, टोटल 10 वर्कर हैं, इससे हम अपना 450 का टारगेट कंप्लीट कर लेंगे। अब चाहे इसमें आपने क्या किया, आपस में एक दूसरे से क्या जोड़ दिया। अगर आपने पूरा ये बोल दिया होता कि आपको ही 450 करने हैं, तो भाई इंसान है घबरा जाता है कि 450 मुझे ही करने हैं, सभी को करने, सभी 450 नंबर ही चलेगा। लेकिन जब आपने बच्चों ये बोलते हैं ना, नहीं तुम्हें 45 करने हैं, तो भाई ये नंबर उन्हें लग रहा है कम। साइकोलॉजी जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है हमारी वर्किंग को। तो जब उनको ये लगा कि नहीं मुझे तो 45 करने हैं, बाकी तो दूसरों को करने हैं, तो इससे क्या है, हर किसी ने उसके बेसिस पर 45 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिए, क्योंकि उन्हें ये लगा ये तो आसान है, हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ईजिली काम भी हो गया चीज़ों में, मतलब कहते हैं ना सिंक्रोनाइजेशन हो गया, आपस में कोऑर्डिनेशन हो गया। अच्छा, तो यहाँ बच्चों जो नज़र आया कि 45 यूनिट करने से आपने चीज़ों को क्या किया, कोऑर्डिनेट। तो अब ये 3 पॉइंट्स हमें यहाँ मिले हैं। इससे क्या इंपॉर्टेंस हो सकती हैं, पहला जो आपने यहाँ कंट्रोलिंग की थी वो टारगेट अचीव करने के लिए की थी, तो पहली जो बेनिफिट है बच्चों की, कंट्रोलिंग के थ्रू हम टारगेट को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड, स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं कंट्रोलिंग से, जो 500 थी, जो विच एवर इज़ वेरी हाई, तो आपने उसको रिड्यूस कर दिया 450 तक। तो ये क्या बता रहा है कि एक स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, उसका क्या एक्यूरेसी होनी चाहिए, उसको कंट्रोलिंग जज कर सकती है। थर्ड, कोऑर्डिनेशन, आपने जब 450 पूरा ना बोलकर पर वर्कर 45 बोला, तो हर किसी ने अपने अपने लेवल पर रख के उस टारगेट को कंप्लीट किया और कोऑर्डिनेशन भी किया। तो यहाँ कंट्रोलिंग इंश्योर कर रही है, कोऑर्डिनेशन भी। तो ये तीनों बेनिफिट्स थे जो इस केस स्टडीज़ के थ्रू लिए गए। अब हम बात करें कि भाई मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट ऐड करें जिससे आप प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल कर सकें। बताइए क्या होगा। मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है जब वो प्रोसेस होकर फिनिश गुड में कन्वर्ट हो जाता है, तब वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सेलिंग में जाता है, मार्केटिंग ले जाता है। तो क्या क्वालिटी कहाँ से कंट्रोल होती है, जब फिनिश गुड बन जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से बाहर निकलेगा जब ही तो बन जाएगा, उसके बाद उसमें चेंजेस नहीं हो सकते। इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग तक चेंज हो सकता है। तो उससे पहले कौन सा डिपार्टमेंट आता है, मैन्युफैक्चरिंग में एंटर होने पे वो प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद फिनिश गुड बन जाता है जो कंप्लीट है, जिसमें फिर उसमें क्वालिटी में चेंज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब पहले आता है बच्चों रॉ मटेरियल, जो प्रोसेस उसमें होगा मैन्युफैक्चरिंग में। लेकिन अगर रॉ मटेरियल हम कहाँ से ला रहे हैं, परचेज डिपार्टमेंट से। तो जब रॉ मटेरियल अच्छा होगा उसे प्रोसेस करेंगे, उससे अच्छा प्रोडक्ट तैयार करेंगे। तो जो दो डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन यहाँ होना चाहिए वो है परचेज डिपार्टमेंट, कि मैन्युफैक्चरिंग और परचेज डिपार्टमेंट को जब हम एड ऑन कर दें, उनमें कंट्रोलिंग उनको इम्प्लीमेंट कर दें और कोऑर्डिनेशन हो, तो बहुत ही अच्छा बेटर क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं और एक अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं। तो ये था बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हैज़ बीन रेफर्ड इन द केस। मतलब आपको पहला बताना है बच्चों कि कौन सा मैनेजमेंट का यहाँ फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, विच बेनिफिट ऑफ दीज फंक्शन, जो भी आपने ऊपर फंक्शन आइडेंटिफाई कर लिया उस फंक्शन के आपको यहाँ बेनिफिट्स भी बताने हैं। इसका मतलब बेनिफिट्स हम बाद में बताएंगे, पहले हमें यही पता चल जाए कि कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन यहाँ इम्प्लीमेंट किया गया है, तब जाकर उसके बेनिफिट्स बताएंगे। तो चलिए अब केस स्टडी को पढ़ना स्टार्ट करें। बच्चों पार्ट्स में आप इस स्टडी को पढ़ा करें, ऐसे करके लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग टिक लगा सकते हैं कि यहाँ तक पढ़ना है, जैसे ये यहाँ ख़त्म हो रहा है तो आप ऐसे भी टिक लगा सकते हो और फिर पढ़ सकते हो। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आदर्श इज ट्राइंग टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, वो ये कोशिश कर रहा है कि कैसे कंपनी में जो रिसोर्सेज है उनका वेस्टेज कम कर सके, ठीक है। पहला उसने फोकस किया रिसोर्सेज पर। ही इज़ ट्राइंग टू डू इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। ही हैज़ सेट स्टैंडर्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। उसने क्या किया, दूसरा काम स्टैंडर्ड सेट किया परफॉर्मेंस के लिए, ताकि वो बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म कर पाए, रिसोर्सेज हैं उनका जो वेस्टेज हो रहा है उसे कम कर पाए। पहले भी उसने क्या फोकस किया कि मुझे रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है, पहली चीज़। इसको क्या कर देते हैं सर्कल, जो इम्पोर्टेंट दिख रहा है। सेकंड, उसने स्टैंडर्ड को सेट किया, ये हमारा क्लू हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला इसीलिए स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं ताकि फिर वो रिसोर्सेज की वेस्टेज को मिनिमाइज़ कर पाए। तो पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है ना कि उसका कंप्लीटली फोकस इस पर है कि कैसे ना कैसे जो रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है इसको रोक सके। थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी ओवर फॉर हिम, he will have to look into other aspect too।
उसको ये भी ज़रूरत है कि वो बाकी चीज़ों को भी कंसीडर करे। रिसोर्सेज तो आपने देख लिए, इसके अलावा भी चीज़ें देखिए। ही हैज़ सेटअप अ गुड मॉनिटरिंग सिस्टम, उसने मॉनिटरिंग सिस्टम सेटअप कर दिया जो उसकी मदद करेगा जानने में कि एम्प्लॉयज़ कैसा परफॉर्म कर रहे हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से। और जब एम्प्लॉयज़ इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर लेते हैं तो उनको क्या होगा भाई, उनको इंसेंटिव भी दिया जाएगा। मतलब चाहे वो पैसे के फॉर्म में हो, चाहे वो नॉन मॉनेटरीज के फॉर्म में हो। तो ये काफ़ी ही इज होपिंग टू पुल आउट दी गुड परफॉर्मेंस। इससे क्या होगा, वो ये आशा कर रहा है कि इस साल वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ से। तो पहली चीज़ ये थी कि बच्चों जो यहाँ स्टैंडर्ड सेट किया गया, मॉनिटरिंग सिस्टम सेट किया गया, तो आप बताइए जब मॉनिटरिंग है, स्टैंडर्ड सेट किया जा रहा है, टारगेट अचीव करने की बात की जा रही है, ये तीनों चीज़ें किस फंक्शन से रिलेट करते हैं। आप स्टैंडर्ड बच्चों सेट करते हैं टारगेट अचीव करने के लिए और उसका फिर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कंट्रोलिंग से रिलेट करती हैं। तो यहाँ जो फंक्शन है वो क्या है, कंट्रोलिंग। जहाँ भी टारगेट की बात आ जाए ना और स्टैंडर्ड सेट करने की, डेविएशन की, परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करने की, वहाँ बिना सोचे समझे बस आप ये समझ जाइएगा किसकी बात हो रही है, कंट्रोलिंग की। तो यहाँ जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है वो है कंट्रोलिंग। अगर हम बात करें उसके बेनिफिट्स कौन से हैं, पहली चीज़ आप देखो, इन्होंने सबसे पहले फोकस किया कि हम रिसोर्सेज का जो यूज़ है उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, जो कंट्रोलिंग का एक बेनिफिट है कि कंट्रोलिंग भी यही चाहती है कि ऑप्टिमाइजली रिसोर्सेज का यूज़ होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या बोला यहाँ कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक करेंगे और जब एम्प्लॉयज़ अगर स्टैंडर्ड तक जिसने परफॉर्म किया होगा उसे इंसेंटिव देंगे। भाई अगर स्टैंडर्ड सेट किया गया टारगेट अचीव करने के लिए और जिस एम्प्लॉय ने ऐसा कर दिया, आप उसे क्या दे रहे हो, इंसेंटिव। इंसेंटिव क्यों दे रहे हो, ताकि वो नेक्स्ट टाइम भी ऐसा ही परफॉर्म करे उस इंसेंटिव के लालच में। तो नेक्स्ट टाइम भी ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि आपने उसे इंसेंटिव के थ्रू क्या कर दिया, मोटिवेट। ये आपको पढ़ाया है डायरेक्टिंग में कि मोटिवेशन किसके थ्रू आता है, इंसेंटिव के थ्रू। तो जहाँ इंसेंटिव की बात होगी वहाँ क्या आएगा, मोटिवेशन। और जहाँ मोटिवेशन है तो ये एक बेनिफिट है, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन, क्योंकि जो कंट्रोलिंग होता है वो इम्प्रूव करता है एम्प्लॉय का मोटिवेशन। तो ये थे दो बेनिफिट जो इस केस स्टडी में इन्वॉल्व थे। तो इसी के साथ आज का सेशन आपका यहीं ख़त्म होता है। अब हम बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे आपके नेक्स्ट सेशंस में। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आप जब तक हमारे चैनल पर आना ना भूलिए। वेल लर्निंग नेवर स्टॉप। हमेशा खुश रहिए और अपने बच्चों भी एफर्ट्स कर लीजिए पढ़ाई में। अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो भाई रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। और हमारे चैनल पर आना ना भूलिए। वेल लर्निंग नेवर स्टॉप। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। थैंक यू।